दोस्तों और साथियों, 21 अप्रैल 2021 सुबह के 6 बजे थे कि राकेश के घर से ऐसी दिल दहला देने वाली चीखों की आवाज आ रही थी कि उस सुबह सुबह के वक्त जिसने भी सुना उसका कलेजा मुंह को आने लगा। चीखने की वजह किसी को पता नहीं थी कि आखिर ये चीखो पुकार, ये रोने और चिल्लाने और ये इतना दर्द भरा रुदन क्यों हो रहा है। लोग जब राकेश के घर पहुंचे तो देखा कि राकेश फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। यानी घर में जो सुनीता की साड़ी थी उसी साड़ी से उसने फांसी लगाई थी और अपने पति की मौत पर उसको फांसी के फंदे पर झूलता हुआ देखकर एक पत्नी विलाप कर रही थी। ये सारा दृश्य देखकर लोगों के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। उसी वक्त में राकेश को नीचे उतारा गया और फिर किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। आनन फानन में पुलिस पहुंच जाती है और जब सुनीता से पूछा जाता है कि ये कैसे हुआ तो सुनीता रटा रटाया वही जवाब देती है कि साहब, बच्चों को खाना वाना खिला करके और पति को भी खाना खिला करके हम सब ठीक ठाक थे, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं थी और मैं बच्चों के पास जा कर के सो गई। मेरे पति कह रहे थे कि मेरे पास सो जाओ। मैंने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद बच्चों को सुला करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बस मैं बच्चों को सुलाने में मुझे भी उन्हीं के पास नींद आ गई और मैं जब सुबह सुबह जैसे मेरी सवेरा आँख खुली तो मैंने सोचा कि मैंने पति से वादा किया था उनके पास सोने का और मैं गई नहीं, तो जल्दी से मैं उनके कमरे में गई तो जा कर के देखा कि मेरी ही साड़ी से उन्होंने फांसी लगाई हुई है। बताओ, इतनी सी बात पर भला कौन फांसी लगाता है। ये जो कहानी बनाई थी सुनीता ने, ये एक ऐसी कहानी बनाई थी कि किसी को भी यकीन आ जाता है इस बात पर। अक्सर पति पत्नी में सोने को लेकर के अक्सर गुस्सा और नाराज़गी होती रहती है। अक्सर पति अपनी पत्नी को अपने पास सोने के लिए कहता है तो पत्नी बच्चों के पास सोने का बहाना करके, उन्हें सुलाने का, बच्चों के परेशान करने का बहाना करके अक्सर उन्हीं के पास सो जाती है और पति से जान बच जाती है। इस वजह से पति और पत्नी के बीच में अक्सर नाराज़गी और तकरार हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। कहानी बिल्कुल वही बनाई गई थी कि लोगों को यकीन आ जाए, लेकिन जब पुलिस इस केस में इन्वॉल्व होती है और पुलिस इस बात को सुनती है तो ये बात पुलिस के हलक से नहीं उतरती है कि आखिर भला एक अच्छा खासा पति जिसको कोई टेंशन नहीं, कोई दुख नहीं, अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा है और पीयूपी का वो कारीगर था, अच्छा कारीगर था, इसलिए अच्छी दिहाड़ी भी उसे मिलती थी, तो फिर उसे आत्महत्या करने की ऐसी क्या वजह रही। इतनी सी बात पर कि वो पत्नी को अपने पास सोने के लिए गए और पत्नी बच्चों के पास सो रही होती है, इस बात पर आत्महत्या करना तो नहीं बनता है, मामला उन्हें संदिग्ध लगता है। इसलिए पहले उस वक्त में जब सुनीता वहाँ पर विलाप कर रही थी और उसका रोदन सुनने के बाद, जैसे कोई रुदाली होती है ना और वो विलाप करती है, इसी तरह से सुनीता भी कर रही थी, क्योंकि ये प्लानिंग का हिस्सा था किस तरह से पब्लिक को और अगर पुलिस इन्वॉल्व हो जाए तो उनको यकीन दिलाया जाए। इसलिए इतना दर्द भरा विलाप कर रही थी सुनीता। उस वक्त में सुनीता से कोई भी या किसी भी तरह की पूछताछ करना पुलिस को मुनासिब ना लगा और पंचनामा भर दिया जाता है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब पुलिस वालों ने राकेश के भाई उससे पूछताछ की तो राकेश के भाई ने कहा कि साहब, मेरा भाई बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे इस मामले में कहीं शक अपनी भाभी पर लगता है, क्योंकि मेरे भाभी के एक लड़के के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे जिसकी वजह से भाई परेशान रहते थे और शायद उनकी मौत की वजह यही बनी है, मुझे ऐसा शक है। ये बात पुलिस के लिए काफ़ी थी। इसलिए सुनीता के मोबाइल को, यानी उसके सिम को, जो नंबर को, वो सर्विलांस पर लगा दिया जाता है और उसकी CDR निकलवाई जाती है। जब सुनीता की CDR निकलवाई गई मोबाइल की तो उसमें एक ऐसा नंबर था जिस पर सबसे ज़्यादा उसकी बात होती थी, जिसका नाम था रितेश। रितेश की और सुनीता की बहुत ज़्यादा बात होती थी। रितेश एक लगभग 20-22 साल का कुंवारा लड़का था जो कि सुनीता के संपर्क में आ गया था और वो राकेश का दोस्त भी था। आगे दोस्तों, ये कैसे
एक 20-22 साल का लड़का और 3 बच्चों की मां के संपर्क में आया और फिर उनके बीच में जो रोमांटिक खेल खेला जाता है और फिर वो सब राकेश की नज़रों से छुप नहीं पाता। ये सारा मामलात जो है वो सारे मामलात मैं अपने अंदाज में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों लाइक कर दीजिए और लाइक करने के बाद हाइप करना ना भूला करें। फेसबुक पर अगर आप मुझे दास्तानी ज़िंदगी पेज पर देख रहे हो तो लाइक करने के बाद शेयर ज़रूर कर दिया करें। विस्तार पूर्वक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सभी दोस्तों के नाम बारी बारी से लूँगा जो मुझे कमेंट करते हैं, लेकिन पहले कहानी विस्तार पूर्वक सुनिए। दोस्तों राकेश मध्य प्रदेश के मुरैना का रहने वाला था। पीयूपी का अच्छा कारीगर था। शादी हुई, बीवी खूबसूरत मिली। सुनीता अपने आप में एक मूरत थी, खूबसूरती की मिसाल थी। राकेश के पूरे खानदान परिवार में सुनीता की तारीफें होती थी कि आज तक हमारे खानदान में ऐसी सुंदर बहू नहीं आई है। राकेश भी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। दोस्तों हर लड़का जब उसकी शादी होती है और उसकी मर्जी माफिक एक खूबसूरत बीवी उसकी ज़िंदगी में आती है तो जाहिर बात है वो पति पत्नी टूटकर एक दूसरे को प्यार करते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। इसलिए दोनों ने एक दूसरे को टूटकर प्यार किया तो बहुत जल्द सुनीता की गोद में बच्चा आ गया। यानी लगभग शादी के 11-12 महीने के बाद ही उसकी गोद हरी हो जाती है और वो एक बच्चे की माँ बन जाती है। बच्चे की माँ बनने के बाद राकेश जो था वो अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा और काम की तरफ ध्यान देने लगा। राकेश जो था वो भोपाल काम करने के लिए जाता है क्योंकि वो शादी से पहले भी भोपाल में ही काम करता था। पीयूपी का अच्छा कारीगर था, अच्छी सैलरी मिलती थी, लोग उसके काम से बहुत खुश होते थे। तो जब अच्छा पैसा उसके पास आता था तो पत्नी सुनीता के भी वो शौक़ पूरे कर रहा था और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी वो उज्ज्वल ही सोचता था। और इसके बाद लगभग 2 साल और गुजर गए और सुनीता ने एक बच्चे को जन्म और दिया। 2 लड़के उस वक्त में, दोनों पहले भी लड़का था और उसके 2-3 साल बाद फिर दूसरा भी लड़का ही पैदा हुआ। जब जिम्मेदारियां बढ़ी तो अब राकेश जो था लगभग 15 दिन में, 20 दिन में या महीने में घर आता जाता था। सुनीता और उसके बीच में बातचीत होती है। राकेश सुनीता से कहता है कि सुनीता इस तरह से मैं हर 15 दिन में या 10 दिन में या महीने में अगर घर आता रहूँगा तो किराया भी बहुत ज़्यादा लगता है और अगर मैं नहीं आता तो तुम्हारी याद मुझे बहुत सताती है। तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता और घर जल्दी जल्दी आता हूँ तो जो पैसे मैं कमाता हूँ वो आधे तो किराए भाड़े में ही निकल जाएंगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहो। सुनीता बड़ी खुश होती है क्योंकि सुनीता की ज़िंदगी में अभी तक कोई नहीं था, क्योंकि वो जो प्यार करती थी सिर्फ़ और सिर्फ अपने पति से करती थी। इसलिए जब उसका पति काम पर चला जाता तो उसके बगैर वो ऐसी निढालती हो जाती, अधूरी हो जाती। तो कहीं ना कहीं सुनीता भी ये चाहती थी कि वो अपने पति राकेश के साथ ही रहे, लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पति के साथ रहने को कहे। आज जब राकेश ने सुनीता से इस बात को किया तो सुनीता तो खुश हो गई, उसके मन की बात हो गई। सुनीता ने खुश होते हुए कहा कि राकेश अगर तुम मुझे अपने साथ रखोगे तो एक तो तुम्हें रोटी घर की मिलेगी, ऊपर से गर्म खाना मिलेगा और हम पति पत्नी साथ में भी रहेंगे। तो बेहतर यही है कि तुम कुछ इस तरह का इंतज़ाम करो कि मेरा और तुम्हारा साथ में ही रहना बन जाए। राकेश कहता है कि सुनीता मैं जा रहा हूँ काम पर और इस बार जब वापस आऊँगा 10-15 दिन बाद में तो एक मकान का या कमरे का इंतज़ाम करके आऊँगा। सुनीता कहती है ठीक है। राकेश चला जाता है और अपने वादे के मुताबिक 15 दिन बाद जब घर वापस आता है तो वो फाइनली अपनी बीवी बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए आता है, क्योंकि उसने एक मकान किराए पर ले लिया था। और फिर 1-2 दिन रहने के बाद घर अपने घर वालों से वो कह करके कि मैं अब भोपाल में ही रहूँगा, बच्चों को लेकर के चला जाता है। दोस्तों यहीं से जब वो बच्चों को अपने लेकर के गया, समझो राकेश की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। जहाँ वो काम करता था वहीं एक और लड़का था मितेश नाम का, वो भी काम करता था। 20-22 साल का लड़का था और इसी काम को करता था। अच्छा कारीगर था। अच्छा कारीगर होने की वजह से काम की तारीफ़ तो बनती ही है। तो राकेश मितेश की कभी कभी तारीफ़ कर दिया करता था। इसी तारीफ़ करने में दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब जब दोनों अच्छे दोस्त बन गए, जबकि राकेश की जो उम्र थी लगभग वो 35-36 साल की आ चुकी थी
और इधर ये जो लड़का था मितेश, ये 20-22 साल का लड़का था, लेकिन फिर भी काम की वजह से, अच्छा काम करने की वजह से क्लोज हो गए थे। और दोस्ती ऐसी हो गई थी कि अब कभी कभी दोपहर को खाना लेने के लिए या घर का कोई काम या सब्जी के लिए वो अपने दोस्त को कह दिया करता था कि तुम यार मेरे घर पर ये सब्जी दे आओ या घर से खाना ले आओ, चलो दोनों साथ में ही खा लेंगे। और कभी कभी वो उसको अपने घर अपने साथ भी ले जाया करता था, क्योंकि ये बात तो उसके दूर दूर तक दिमाग में ही भी नहीं थी कि मितेश का और उसकी बीवी का कहीं ना कहीं कोई संपर्क हो सकता है। इसी तरह से ये जो थी सुनीता, क्योंकि राकेश जो था वो अब काम पर ज़्यादा ध्यान देने लगा था, बच्चे बड़े होने लगे थे और कहीं ना कहीं उम्र भी बढ़ती जा रही थी। सुनीता की उम्र महज अभी 32-33 साल थी, जबकि राकेश की उम्र लगभग 38-40 साल के करीब आ गई थी। इसी तरह से अब सुनीता को जो राकेश के अंदर पहले फीलिंग थी वो बात नहीं आ रही थी। और मितेश जब घर आने लगा था तो कहीं ना कहीं मितेश बड़ी गौर से घूर घूर करके सुनीता को देखता था। तो बस सुनीता उसकी नज़रों को पढ़ने लगी थी मितेश की, क्योंकि एक शादीशुदा औरत, तजुर्बेकार औरत थी और मर्द की नज़र को पहचानती थी कि वो कौन सा मर्द उसको किस नज़र से देख रहा है। तो जब ये कभी भी काम से आता या बिना काम के आता या राकेश के साथ आता तो इसकी नज़र हमेशा सुनीता के बदन पर ही होती और सुनीता चोर नज़रों से इसको देख लिया करती कि मितेश उसको बड़ी गौर से देख रहा है। कहीं ना कहीं घर में अकेली रहती थी सुनीता, उसके बच्चे जो थे वो पढ़ने जाने लगे थे, वहीं उनका एडमिशन करा दिया था। अकेली रहने की वजह से एक दिन जब मितेश दोपहर का खाना लेने के लिए सुनीता के यहाँ आता है और सुनीता से कहता है कि भाभी जी, भाई साहब ने कहा है कि खाना दे दो, टिफ़िन बना दो खाने का, तो सुनीता मितेश को बैठने के लिए कहती है और उसके पास आकर के जानबूझ करके अपना पल्लू गिरा देती है और झुक करके जहाँ वो बैठा था जिस चेयर पर, उस चेयर के आसपास से कोई सामान, कोई गिरी हुई चीज़ उठाने की कोशिश करती है और अपना पल्लू जानबूझकर गिरा देती है। मितेश ये सारी चीज़ें देख रहा था और ये सब उसने जब देखा तो फिर सुनीता की तारीफ़ किए बगैर न रह सका। उसने कहा कि भाभी जी, आप तो बड़ी खूबसूरत हो, ऐसा लगता ही नहीं है कि आप 2 बच्चों की माँ हो, ऐसा लगता है कि जैसे अभी आपको कोई बच्चा ही नहीं हुआ है, अभी आपकी शादी को 1-2 साल ही गुजरे हो, आप उम्र से तो इतनी लगती नहीं हो। जब सुनीता की तारीफ़ मितेश करता है तो वो शर्मा जाती है और कहती है कि देवर जी, आपको क्या लगता है कि मैं बच्चों की माँ नहीं लगती हूँ? 2 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें होती है। और उस दिन जो है वो मितेश खाना लेकर के आ जाता है। जब मितेश ने उस दिन भाभी से बात की तो उसे ऐसा लगा कि शायद उसकी भाभी जो है, उसके दोस्त की बीवी, उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रही है। और इस लड़के की जो उम्र थी वो भी अल्लड़ उम्र थी, अभी नया नया जवान हुआ था। और कोई औरत अगर हंस कर के बात कर ले ऐसी उम्र में तो फिर उसको चाहत और ज़्यादा बढ़ जाती है बात करने की। इसलिए वो कोई ना कोई बहाना बना करके या अपने दोस्त से खाना लेने के बहाने वो अब आने लगा और धीरे धीरे सुनीता और मितेश में बातें होने लगी। और एक दिन दिल में दबी हुई बात ज़बान पर आ जाती है सुनीता की। सुनीता ने कहा कि मितेश, कल जब आना तो थोड़ा टाइम लेकर के आना, तुम्हें मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। जिस चीज़ को तुम बड़े गौर से देखते हो, मेरे बदन को बड़े गौर से ताकते हो ना, फुर्सत में आके देखना, मैं तुम्हें दिखा दूंगी। ये बात जब मितेश ने सुनी तो वो पागल हो गया और फिर अगले दिन वो काम पर जाता ही नहीं है। जब राकेश उससे कहता है कि भाई साइड चल रही है, काम पर क्यों नहीं आए, तो उसने सर दर्द का या बीमार होने का बहाना बनाया कि भाई साहब, आज मुझे जो है वो छुट्टी चाहिए और मैं कल काम पर आऊँगा, आज मैं नहीं आ सकता। राकेश कहता है कि ठीक है भाई, चल, नहीं जाना तुझे, कोई बात नहीं। वो काम पर चला जाता है और मितेश के हिस्से का काम भी उसे ही करना पड़ता है। बहरहाल बड़ी मेहनत से घर भी नहीं आता। इधर सुबह काम पर जाने के बाद लगभग 10-11 बजे मितेश पहुंच जाता है राकेश के घर में और घर में जाकर के भाभी से कहने लगा कि भाभी जान, आपने जो कल कहा था कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, कोई राज की बात ऐसी है जो कल बताऊँगी। ऐसी क्या बात थी वो राज की जो मुझे आप बताना चाहती थी और कुछ दिखाना चाहती थी? क्योंकि
सुनीता मितेश की नज़रों को पहचान चुकी थी और मितेश सुनीता की नज़रों को पहचान चुका था। अब सिर्फ उनके बीच में जो शर्म और लिहाज की दीवार थी वो भी आज टूटने जा रही थी। और सुनीता मितेश को अंदर कमरे में ले जा कर के उसके सामने अपनी साड़ी का पल्लू जब गिराती है और अपने ब्लाउज़ के बटन खोलने लगती है, उस वक्त में वो कहती है कि तुम मुझे इसी हालत में देखना चाहते थे। बस फिर क्या था, उस वक्त वो सारी मर्यादाएं, वो सारी यारी दोस्ती और एक पत्नी अपने पति के साथ बेवफाई की वो दास्तान लिख देती है उस वक्त में कि जो वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। और लगभग शादी के 12-13 सालों तक सुनीता ने कभी किसी गैर मर्द की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा था। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे थे, अब राकेश काम की तरफ और ज़्यादा ध्यान देता जा रहा था और यहीं से सुनीता जो चाहती थी राकेश से वो उसको मिल नहीं पा रहा था। और शायद हट्टे कट्टे अभी नए नए जवान हुए मितेश की तरफ उसका झुकाव हो जाता है और उनके बीच में नाजायज़ संबंधों का वो रिश्ता और सारी मर्यादाएं एक तरफ और वो रिश्ता एक तरफ जब बना, तो फिर सुनीता और मितेश के बीच में जो रिश्ता बना, उसके बाद दोनों आए दिन इसी काम को जब भी उन्हें मौका मिलता वो करने लगते। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, गलत काम का गलत नतीजा होता है और इस तरह के हालात जब भी कभी एक गैर औरत और एक गैर लड़के या किसी आदमी के साथ में बन जाते हैं तो वो कुछ दिनों तक तो छुपे रह सकते हैं, जब तक वो मतलब उनका जो है पाप का घड़ा भरता नहीं है। लेकिन जब उनके पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर उनका सच दुनिया के सामने आता है और फिर उनके हालात सबके सामने आ जाते हैं। ऐसे ही मितेश और सुनीता भी थी। सुनीता के ऊपर राकेश बहुत बेइंतहा भरोसा करता था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बीवी बहक जाएगी। उसको तो वो सती सावित्री समझता था। लेकिन एक दिन जब वो घर आया, क्योंकि जब मर्द और औरत एक दूसरे के साथ नाजायज़ संबंध ज़्यादा दिनों तक चलते रहते हैं ना उनके, तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब उनके पाप का घड़ा भरता है तो कोई ना कोई इसी तरह का मामला पैदा हो जाते हैं। तो राकेश घर आता है और सुनीता अपने यार के साथ जो थी वो गुलछर्रे उड़ा रही थी, यानी नाजायज़ अवस्था में थी, कमरे के अंदर बंद थी और दोनों उस रास्ते पर सफ़र कर रहे थे जिसको नाजायज़ कहा जाता है। जब ये घर आता है राकेश, घर का मालिक, घर के अंदर आया तो इत्तेफाक की बात कमरे में जाता है, क्योंकि बाहर सहन में दिखाई नहीं देती है इसकी बीवी। तो कमरे के पास में जब गया तो वहाँ से जो आवाज़ें इसको सुनाई दी वो कानों में शीशा जैसे पिघला कर डाल दिया हो किसी ने, उस तरह का मामलात हो गए। कोई भी आदमी अपनी बीवी को किसी नाजायज़ संबंध बनाते हुए किसी मर्द के साथ वो नहीं देख सकता, ना ही वो आवाज़ें उसकी बर्दाश्त कर सकता। दोस्तों, उस वक्त में राकेश का जो हाल था शायद वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन जब गुस्से में उसने दरवाजे पर लात मारी तो वो कुंडी उसकी टूट गई या खुल गई, इतने गुस्से में और इतनी ज़ोर से उसने उस दरवाजे पर लात मारी थी। और अंदर का जो भयावह मंजर उसके सामने आया, जो वो सीन था, तो वो दोस्तों शब्दों में कहने लायक नहीं है। बहरहाल मितेश के ऊपर वो जो भरोसा करता था, जो उसको अपने घर आगे पीछे वो भेज दिया करता था, और अपनी पत्नी के ऊपर जो भरोसा करता था, वो सारे भरोसे, वो सारे सब कुछ उम्मीदें वो ख़त्म हो चुकी थी। और मितेश इसी तरह से बड़ी बामुश्किल अपने कपड़े उठाकर वहाँ से भागता है। लेकिन सुनीता कहाँ जाती, वो तो घर में ही रहना था। और फिर सुनीता को मार पड़ती है। अब आए दिन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। इस बात को चलते चलते जब उनके लड़ाई झगड़े हुए तो अब राकेश अपनी बीवी को भोपाल से घर लेकर के आ गया। घर लेकर के आया और फिर उसको वहाँ से भोपाल जो हाँ वो काम करता था रहता था, खुद ने भी काम छोड़ दिया और यहीं पर रहने लगा। यहीं कोई काम धंधा उसने देख लिया। अब मितेश जो था, जब सुनीता से उसकी दूरी हुई तो उसने भी भोपाल छोड़ दिया और मुरैना के आसपास ही, उसका गांव भी उधर ही था, इसी वजह से जहाँ का ये रहने वाला था राकेश। तो इस वजह से और दोनों में दोस्ती हो गई थी। उसने भी, अब दोनों चोरी छुपे मिलने लगते हैं। चोरी छुपे मिलने लगे तो राकेश को फिर पता चल जाता है, इसलिए वो उसको छोड़ने के लिए उसके मायके चला जाता है।
और मायके में जा कर के उसकी ये बात बता देता है उसकी ससुराल मतलब अपनी ससुराल वालों से कि सुनीता इस तरह से इस उम्र में जब 2 बच्चे हो चुके हैं और तीसरा बच्चा होने की तैयारी पर है, लेकिन सुनीता बाज नहीं आ रही है और इसने इस तरह से मेरी बेइज्जती करवा रखी है, नाक कटवा रखी है। इस बात का पता राकेश के घर वालों को, उसके भाइयों को भी चल गया कि सुनीता बदचलन है। इधर सुनीता और मितेश किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब उनके बीच में पाबंदी बनकर और उन पर नज़र रखने लगा ये राकेश, तो अब दोनों प्रेमी और प्रेमिका ने राकेश को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। तय ये पाया कि खाने में पहले उसको नींद की गोली दी जाएगी और फिर गला घोंटकर उसको मारा जाएगा। राकेश जब थारा थका दिन का काम से वापस आता है शाम को, तो सुनीता ने बड़े प्यार से हंस कर के उसका स्वागत किया और फिर खाने में उसको नशीली दवाई खिला दी और वादे के मुताबिक मितेश रात को आ जाता है और दोनों गला दबा करके उसकी हत्या कर देते हैं। और फिर प्लानिंग के तहत दूसरे कमरे में, जिस कमरे में राकेश और सुनीता सोते थे, उसी कमरे में उसको लटका दिया जाता है और सुनीता फिर दूसरे कमरे में आकर के बच्चों के साथ सो जाती है। सुबह 6 बजे प्लानिंग के तहत वो पति के कमरे में जाती है और जाकर के वृद्धाविलाप करना शुरू कर देती है और इस घातक तरीके का वो रुदन रोती है। इस तरीके से वो रोती और फरियाद करती है कि उसका रुदन सुनने के बाद लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि भला कितना दर्द है इस औरत को अपने पति से बिछड़ने का। लेकिन वो दर्द, वो दिखावा था, वो तिर्या चरित्र था, जबकि सुनीता ने मितेश के साथ मिलकर खुद अपने पति को मौत के घाट उतारा था और उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया था। ये बात पुलिस के सामने उजागर हो जाती है। सुनीता को फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और फिर दोनों को, सुनीता और उसके प्रेमी मितेश को, जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। चलिए अब उन दोस्तों के नाम जो मुझे कमेंट करते हैं, देखता हूँ कि किस भाई ने कमेंट करके क्या कहा।